Once again, greetings to all. Welcome to our YouTube channel. In this session, we are going to discuss about quadratic equations. That is a new chapter. That is fourth chapter according to NCERT. Right. So we will cover this chapter according to CBSE curriculum, and this video will be helpful for other students who are, studying in state boards and ICSE board and other boards. So सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, बट हमारा जो फोकस होगा वो एनसीईआरटी पे होगा. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स उससे लेंगे, क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज हम करने वाले हैं. एंड इस वाली वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स पर होगा. देन कुछ टाइम में कुछ नए सेशंस होंगे जिसमें प्योरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, जो पीवाईक्यूज भी होंगे और दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे जो अच्छे लेवल के हैं. ठीक है. तो अभी के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केवल कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करने वाले हैं और उसी पे फोकस रहने वाला है 100%. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर आप यहाँ पे ये चैप्टर का नाम देखते हो तो उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक और एक इक्वेशन. इससे पहले के एक चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स में हमने बात करी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में. राइट. हमने डिग्री की बात करी एंड डिग्री की बात करते टाइम हमने कहा कि अगर डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं, और हमारे पास लीनियर इक्वेशन का चैप्टर भी आया था. राइट. देन डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं. तो डिग्री का मतलब क्या था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी. तो ये तो मतलब हुआ क्वाड्रेटिक का. एंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब यहाँ इक्वलिटी का साइन होगा, यानी कि यहाँ दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाएगा एंड वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल होगी. ठीक है. एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ये बताता है कि ये दो क्वांटिटीज इक्वल है उसको इक्वेशन कहते हैं. इतना सिंपल सा समझ लीजिए अभी के लिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स की, एंड इक्वल में कुछ नंबर भी हो सकता है या दूसरी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, बट ओवरऑल इसकी डिग्री 2 रहेगी. ठीक है. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. राइट. क्योंकि देखो मैक्सिमम पावर जो है हमारी x की वो 2 है. मिनिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है. अब आप बोलोगे मिनिमम 0 से कम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने जब पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो भी पॉलिनोमियल के लिए रूल है कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर्स में होती है. ठीक है. तो जो भी पावर्स होगी वो होल नंबर रहेगी, और क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 2 है तो उसके अलावा क्या हो सकती है? 1 और 0 हो सकता है. कोई इसमें स्किप हो जाए, यानी कि ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसमें केवल ax² प्लस b हो, bx हो, है ना. या ऐसा हो सकता है ax² प्लस c हो केवल. ये भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है. ये क्यों लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? क्योंकि अगर सपोज ये वाला केस है जहां पर हमारे पास सी नहीं है तो हम इसमें इसी वाले में सी को 0 मान लेंगे, तो यही वाली जो इक्वेशन है ये काम कर जाएगी. राइट. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ठीक है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमको करना क्या है? हमको उसको सोल्व करना है जैसे बाकी चीजों को सोल्व करते हैं, है ना. एंड इसमें चीज क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करी थी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जब हम जीरोस निकालते थे तो हमने देखा था कि इसके 2 जीरोस आते थे मैक्सिमम. राइट. एंड ग्राफ से भी हमने इसको डिस्कस करा था. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार उसको देख लेना. अब ये जो हम जीरोस उसके निकालते थे तो हम उसको जीरो से इक्वेट कर देते थे और उससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती थी. यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस चैप्टर में. अब ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है उस पर डेडिकेटेड, क्योंकि वहां तो पॉलिनोमियल्स की बात हो रही थी तो वहां ये तो अभी रिसेंटली इसको डिडक्ट कर दिया, अदरवाइज उसमें हायर डिग्री की और लोअर डिग्री की पॉलिनोमियल्स भी होती थी. बट ये तो पर्टिकुलरली इसी के ऊपर है क्योंकि आपने वहां लीनियर पॉलिनोमियल्स भी डिस्कस करी, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी डिस्कस करी. अगले चैप्टर में आपने केवल लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करी. तो यहाँ अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है. जैसे मैंने बताया था पहले भी कि कोई भी हमारे पास जैसे लीनियर इक्वेशन थी इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें केवल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सोल्व करनी आती है. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हमारे पास थी तो उससे हमने 2 लीनियर इक्वेशंस बनाई इन 1 वेरिएबल. हमने उसको कन्वर्ट करा इनटू 2 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल. सिमिलरली जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल. ठीक है. क्योंकि इसी को हम सोल्व कर सकते हैं. अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है?
तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करी तो हमको पता है अब दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल कैसा आएगा, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तब हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की बात करी थी। यहाँ क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से लीनियर कैसे बनेंगे, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, लीनियर की डिग्री 1 होती है। इसका मतलब हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर से अगर मुझे एक्स वाली फॉर्म लानी है तो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स करके लिख सकता हूँ, एंड उससे मैं किसी तरह से इक्वेशन बनाऊंगा, तो वो यहाँ पे चीज होती है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। हमने चार आइडेंटिटीज की बात करी थी, ठीक है, पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के केस में काम करती थी, वही चार आइडेंटिटीज है। देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंड एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। ये चार आइडेंटिटीज थी। ये वाली आइडेंटिटी जो है वो स्पेशल केस है, सॉरी ये स्पेशल केस नहीं है, ये एक मेन आइडेंटिटी है, और ये जो तीन आइडेंटिटीज है ये इसी का स्पेशल केसेस इनको कंसिडर किया जा सकता है। यानी कि ये आइडेंटिटी ऐसी है, ये हर जगह पे काम कर जाएगी, बाकी आइडेंटिटीज करे या ना करे। बाकी आइडेंटिटीज का कुछ स्पेशल केस है, वो उन्हीं में काम करती है, बट ये हर जगह कर जाती है, ठीक है। तो हम जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं वो इसी पर बेस्ड है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ना वो स्प्लिटेड है दो पार्ट्स में, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है ये इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, ये इसी से रिलेटेड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बट फिलहाल के लिए हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। हम कर रहे क्या है इसमें, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इन फॉर्म्स में मिलेगी, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी, और एक्सपेंडेड फॉर्म से हमको उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लाना है। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, जैसे आप देख सकते हो ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके वो इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी इक्वेशन, देखो ये कन्वर्ट होने के बाद ऐसी दिखाई देगी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब हमको वो वैल्यूज एक्स की निकालनी है जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, और उसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एक्स की। देखो हमको एलएचएस की वैल्यू जीरो बनानी है। एलएचएस कब जीरो आ सकता है, एक्स की वैल्यू अल्फा हो जाए तो भी एलएचएस जीरो आ सकता है, एक्स की वैल्यू बीटा हो जाए तो भी एलएचएस जीरो आ सकता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ जाती है इसकी। इस तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। ये एक जस्ट ब्रीफ इंट्रो था इस चीज का कि किस तरह से हम, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। बेसिकली हमारी अप्रोच रहेगी कि इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में ले आए, ताकि इस फॉर्म से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी। एक तो आ जाएगी एक्स माइनस अल्फा जीरो होगा, एक आ जाएगी एक्स माइनस बीटा जीरो होगा। क्यों आएगी इक्वेशंस, इसका भी आंसर है। आंसर ये है कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने वाला है तो प्रोडक्ट तब जीरो होता है ना। अगर ये नंबर जीरो, अगर ये वाला फैक्टर जीरो हुआ तो भी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो होता है तो भी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस हमारी इसका प्रोडक्ट जीरो बना सकती है, इसलिए हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हम करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी विल डिस्कस दैट फार्मूला आल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीजें हैं इस चैप्टर में। तो पहले हमने बात कर ली है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये भी डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। अच्छा, एक चीज है, एक चीज है, अगर मैं बोलूं कि जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हो क्या, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हो क्या। तो इसका आंसर है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मान सकते, ठीक है। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो इसमें पोलिनोमियल्स के जो रूल्स होते हैं वो तो सारे हैं ही, इसके अलावा ये भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब आप कुछ सोच के देखो, इसकी ओवरऑल वैल्यू तो जीरो ही है, इसको ऐड करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर इसको हम क्वाड्रेटिक मानने लग गए ना तो मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोल दूंगा। अगर मुझे कोई भी लीनियर इक्वेशन देगा ना, बोल देगा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू टेन, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें जीरो एक्स स्क्वायर ऐड कर दूंगा और बोल दूंगा अभी क्वाड्रेटिक है। फिर मैं इसमें जीरो एक्स क्यूब ऐड कर दूंगा और बोल दूंगा अभी क्यूबिक है। तो ये तो होता नहीं है ना। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। तो ठीक है, इतनी चीजें डिस्कस हो गई।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्चुअली ये पोलिनोमियल्स का ही टॉपिक है, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मैथ तो पूरी आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। यह तो है नहीं कि जो पोलिनोमियल्स में कर लिया वो पोलिनोमियल्स में ही काम आएगा, दूसरी जगह काम नहीं आएगा। अभी तो आप एपी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लीनियर इक्वेशंस भी काम आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी काम आएगी। मैथ्स पूरी जुड़ी हुई है और उसको उसी तरह से पढ़ो, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। सबको रिलेट करो आपस में, ये चीज़ें करो। तो यहाँ पे एक बार रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है पोलिनोमियल्स वाली वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना कि ये रिलेशनशिप आता कहाँ से है। बट एक चीज़ है कि जो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का जो सम होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा डॉट बीटा यानी कि रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी अपॉन ए। ये रूट्स क्या है अब, जिनको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में जीरोस कहते थे। जीरोस इसलिए कहते थे क्योंकि उन वैल्यूज पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो हो जाती थी। यहाँ हमको ऑलरेडी जीरो दी है इसकी वैल्यू, हमको जो इक्वेशन दी है उसमें इक्वल में जीरो है ही वैसे भी। अब यहाँ मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि इस इक्वेशन के जीरोस क्या है ना, इनकरेक्ट होगा वो बोलना। यहाँ पर हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हो तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि रूट्स का क्या मतलब है, जीरोस का क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया आराम से, है ना। और मैक्सिमम मैंने बताया कि दो जीरोस होते हैं, ये सब होता है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हम सोल्व करें तो वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अब इसको सोल्व करना है, राइट। सो पहले तो हम इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं दो चीजें बताता हूँ, ये तो चलो ठीक है, ये तो अभी इस फॉर्म में है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। मैंने बताया था कि ये जो यूजुअली होती है ना, ये इस आइडेंटिटी वाली फॉर्म में होती है, जो मैंने आइडेंटिटी बताई थी एक एक्स प्लस बी वाली। इस आइडेंटिटी का मैंने बताया था x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हो ना इस इक्वेशन को, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी ये इजीली सोल्व हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो पूरे को। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आपके पास रह जाएगा x² प्लस 5/2x प्लस 2/2 दैट इज 1, ठीक है, 1। तो इस तरीके से आप इसको लेकर के चल सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसलिए हम इसको जैसा जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको रहने देते हैं। अगर आप जस्ट यहाँ से आकर के स्टेप्स रिवर्स कर दोगे ना, यानी कि आप क्या बोलते हैं इसको, जैसे अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, अगर मैं इसको सॉरी इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये फैक्टराइज फॉर्म में इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और फिर इसी में से मैं ए बी को ए प्लस बी, ये है ना जो ए एक्स प्लस बी एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब हमने क्या करा, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म थी, इसको थोड़ा एक्सपेंड करा, थोड़ा और एक्सपेंड करा, हमारे पास ये आ गई। अब अगर मुझे इससे वापस फैक्टराइज्ड फॉर्म लानी है तो इन्हीं स्टेप्स को मैं उल्टा कर दूंगा, है ना। इसी पैटर्न पे अगर आप चलते हो ना तो ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगी आपकी। देखो यहाँ इसकी स्टेप्स अगर अपन वो करते हैं, इन्वर्स करते हैं, उल्टी करते हैं, तो क्या होता है, पहले तो ये चीज थी, इसको मैंने ये कर दिया, इसको मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। इसको अगर आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है, क्योंकि ये a प्लस बी लिखा है यहाँ पर तो, बट एक्चुअली जब आपके पास नंबर होगा ना वो ऑलरेडी ऐड हुआ होगा। यानी कि अगर सपोज a और b 2 और 3 है ना, तो ये आपके पास 5 लिखा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, 2 + 3 5, क्योंकि वहां आप 2 + 3 तो लिखोगे नहीं। लेकिन आपको वहां पे कुछ लॉजिक लगा करके इसको स्प्लिट करना पड़ता है 2 + 3 की फॉर्म में। फिर आप इससे 2x + 3x लेकर के आते हो, फिर आप कॉमन फैक्टर्स लेके ये फैक्टराइज फॉर्म ले आते हो। वही चीज यहाँ पे होती है, सेम इस आइडेंटिटी जैसी, ठीक है। बट क्योंकि जब आपके पास अगर x का कुछ कोफिशिएंट दिया हो तो उस केस में क्या होता है, x का जब x² का सॉरी जब कोई कोफिशिएंट दिया हो
तो उस केस में दिक्कत क्या होती है कि जब आप इसको 1 बनाने लगोगे ना, तो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तब आपके लिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है, तो इस रीजन से हम लोग ये चीज करते नहीं है, राइट। सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट, मतलब यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स, ओके। ये तो लाइव क्लास लेने की वजह से आदत पड़ गई पूछने की, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या कमेंट्स में आप लोग ये चीज़ें लिख सकते हो, तो आई विल सी द कमेंट्स एंड इसके बाद अगली जो भी वीडियो होगी उसमें कवर कर लेंगे चीज़ों को। तो हम बेसिकली इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4, एंड सिंस इट इज अ पॉजिटिव 4 सो इट मीन्स जो दो फैक्टर्स होंगे जिनका सम 5 आएगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब फैक्टर्स 4 की क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, एक हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये वाला यहाँ पे फिट है ना। इसको 5 को अपन 1+4 कर सकते हैं, इस 5 को अपन 1+4 लिख सकते हैं और एक से बार। तो जब आप इसको लिखोगे तो इट विल बिकम x+4x, राइट, +2 equals to 0. So now out of these two terms we can take x as a common factor, so it will be 2x, 2x plus 1. And out of these two terms we can take 2 as a common factor and it will become 2x plus 1 equals to 0. अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स में से हमारे पास 2x+1 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा एंड x+2 बचेगा। देखो ये दो टर्म्स हैं, ये और ये, इन दो में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 2x+1 दिख रहा है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2। ये जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखते हैं उसी का कन्वर्स एक तरह से ना, ये जो चीज हम करते हैं कॉमन लेने वाली। अब 2x+1 की वैल्यू 0 होगी तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, x+2 की वैल्यू 0 होगी तो भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी 0 आए फाइनल आउटकम 0 आ ही जाएगा। अगर 2x+1 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू आती है -1/2, अगर x+2 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू आती है -2। अब इसमें मेन चीज क्या है कि जब हम फैक्टराइज वगैरह करते हैं ना तो दिक्कतें थोड़ी सी आती है, मतलब कई बार तो हमको मिलता ही नहीं है इसका, ये क्या कहते हैं, कई बार हमको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही नहीं हो पाता इजीली, है ना। कई बार तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कि चीज़ें हो नहीं पाती है हमसे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अब उस सिचुएशन में ये होता है कि हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर काफी सेंसिबल मेथड था लेकिन इसको हटा दिया है सीबीएसई ने अपने सिलेबस से, ठीक है। उसको हम करेंगे भी नहीं अभी के लिए, बट इस मेथड का जो फाइनल आउटकम आता था ना, मतलब पूरा का पूरा जो भी इसकी ड्रिल वगैरह थी वो परफॉर्म करने के बाद एंड में जाकर के एक आउटकम निकलता था, वो उसी से आंसर मिलता था। और हमने क्या करा कि उस आउटकम को ही नोट कर लिया, और वो आउटकम नोट करने के बाद हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि इसके जो x की वैल्यूज होगी, इसमें जो रूट्स होंगे इक्वेशन के, यानी कि x की जो दो वैल्यूज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली दो वैल्यूज आएगी x की, वो दो वैल्यूज होगी -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट था जो हमको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से मिलता था। अब क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है समझने में इस सब में, तो इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, बट स्टिल अगर किसी को वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझना है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ है, यहाँ आप देख सकते हो कि एक साइन आया प्लस माइनस, इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो यानी कि एक्स की दो वैल्यूज है, एक बार तो वो वैल्यू आएगी जब आप प्लस करने पे निकालोगे और एक बार वो वैल्यू आएगी जो आप माइनस करने पे निकालोगे। ये चीज यहाँ पर है। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जैसे हमने वो इक्वेशन लिखी थी 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू 0, इसमें x की वैल्यूज निकाल करके देखते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। पहले हमारी वैल्यूज आई थी -1/2 एंड -2, जितना मेरे को पता है, तो अभी वापस निकाल के देखते हैं वैल्यूज इस वाले से। तो ए बी और सी क्या है आइडेंटिफाई करना है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है।
ए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 2 है, बी कौन है 5, सी कौन है 2। तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस का 5, राइट, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि बी हमारा 5 है, राइट। ये 10th क्लास में आप लोग हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी बच्चों की जैसी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज रख के बता रहा हूँ, ठीक है। 4ac, अब AC का प्रोडक्ट क्या है, ए भी 2 है, सी भी 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 हो गया, और एक 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी कि AC तो 4 हो गया और ये 4 भी है पहले से। तो 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 2a। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू 2 है, तो 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल बी 4, ठीक। तो -5 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 25 माइनस 16 तो होता है 9, 9 का रूट क्या होता है 3, 9 का रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। किसी के दिमाग में आएगा 9, 9 का रूट प्लस माइनस 3 होता है, 9 का रूट प्लस माइनस 3 नहीं होता है, 9 का रूट 3 होता है केवल। हालांकि प्लस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है बाहर, इसका एक अलग सीन होता है। देखो ऐसा होता है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है और मैं बोलूँ कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस 3 दोनों ही हो सकती है, +3 भी -3 भी। बट अगर मैं बोलूँ कि इसमें दोनों साइड्स का रूट ले लो, तो एक्स की वैल्यू केवल 3 आएगी, यानी कि रूट जो होगा ना 9 का वो केवल 3 आएगा, राइट। तो ये दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसकी। अब एक बार तो आप इसको लिखोगे -5 +3/4, और एक बार लिखोगे -5 -3/4। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये -2/4 बन जाता है, और -2/4 की वैल्यू होती है -1/2, राइट। एंड यहाँ अगर आप देखो तो इट विल बी -8/2, जिसकी वैल्यू होती है -2, सॉरी -8/4 है ये -8/4 है, जिसकी वैल्यू होती है -2। तो ये सेम हमको रिजल्ट मिला है इससे भी करने पे। अगर आप कोई रूट वाली भी आपके दिमाग में इक्वेशन आए तो यहाँ रख देना, आराम से उसकी वैल्यूज निकल जाएगी। और ये 100% वर्किंग फॉर्मूला है। आपके दिमाग में चाहे इसके फैक्टराइज हो या ना हो, लेकिन ये जरूर यूज कर सकते हो। और एक टिप देता हूँ मैं अच्छी, जब आपको एक पोलिनोमियल्स, मतलब आपको पोलिनोमियल सेक्टर का कोई क्वेश्चन दिया है, राइट, उसने बोला कि आप जीरोस निकालो उस पोलिनोमियल की, पहली चीज तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो। क्योंकि तब तक बोर्ड एग्जाम तक आप देखो, अगर आप स्कूल में करते हो ना, तब तक आपका सेकंड चैप्टर ही अगर हुआ है, फोर्थ चैप्टर हुआ ही नहीं है, वहां आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लोगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। टीचर कह सकता है कि हाँ ठीक है, क्यों लगा दिया आपने ये। जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तब तक आप कंप्लीट कर चुके हो, ये सब सबको पता है, आप फ्री हो कुछ भी यूज करने के लिए, राइट। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं भी लगाना चाहते हो ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में आता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इससे, अगर आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है उस केस में बता रहा हूँ, तो आप इससे वैल्यूज निकाल सकते हो एक्स की, राइट। आप एक्स की वैल्यूज निकाल लो, सपोज एक्स की वैल्यू यही वाली आ गई -1/2 और -2, तो मेरे को पता है एक्स की वैल्यू आ गई, एक मिनट दूसरी जगह लिख देता हूँ। मतलब मुझसे अगर सपोज ये इक्वेशन से जो पॉलिनोमियल थी वो मुझसे वो नहीं हो रही थी, फैक्टराइज नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यूज निकाल ली। अब एक्स की वैल्यू आ गई -1/2 और एक्स की वैल्यू आ गई -2। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट x + 1/2, ये तो एक फैक्टर हो जाएगा, और x + 2 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो आपके पास क्या है, वो पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी, और उसी की स्टेप्स को आप उल्टा करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ये चीज है, मतलब देखो इसको मैं करूंगा x² + 2x, राइट, x² + 2x, इसको कर दूंगा तो x/2 + 1। और यहाँ पे जो 2 आ रहा है ना, उसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इक्वल में 0 है, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बी 2x² + 4x + x + 2। तो ये चीज आ गई मेरे पास, और इसी में मैं अब क्या करूंगा, इसी के अंदर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो इट विल बी 2x² + 5x + 2। अब आपको जो इक्वेशन दी है वो इस फॉर्म में, आपको पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दी है, आपको इसको फैक्टराइज करना था, इस फॉर्म में लाना था, आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको कैसे स्प्लिट करें। और ये जब आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे स्प्लिट करें, आपने क्या करा, इनकी पहले से वैल्यूज निकाल ली और ला करके इसको, बल्कि आपने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके रखे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ले आए। अब आपको जस्ट जो मेन आपका फेयर वर्क है ना, उसमें इसकी रिवर्स स्टेप लिखनी है, इतना ही काम करना है केवल, ठीक है। क्योंकि
जो ये काम रफ में कर सकते हो आप। ये जस्ट मैं एक टिप दे रहा हूँ, अगर किसी से नहीं होती है ये सब चीज़ें, तो किसी से अगर किसी पर्टिकुलर केस में फैक्टराइज नहीं हो रहा है और आपको यही वाला मेथड लगाना है, तो मतलब आपको क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो अदरवाइज आप लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं है, फेयर में भी टाइम ही बचेगा आपका। बट अगर फिर भी अगर कोई है इस तरह का, या कई बार होता है स्कूल के जो टीचर्स वगैरह होते हैं वही ऐसी बातें बोल देते हैं कि नहीं आप यही लगाओ वही लगाओ, ठीक है, तो अगर किसी को उन पर ज़्यादा भरोसा है और ये चीज़ें, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देख लिया कि एक्स की वैल्यूज आई -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। तो यहाँ पे दो वैल्यूज है एक्स की, एक तो हो गई -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। दूसरी हो गई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब इन दोनों में क्या सीन है, इन दोनों में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों में डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि ये जो है ना, इसको आप लिख सकते हो -b/2 है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इसको आप लिख सकते हो -b/2 है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/। अब इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, इसमें ये डिफरेंस देखने को मिला कि यहां तक तो दोनों सेम है ना, यहां तक तो दोनों के दोनों सेम है। आगे जाकर के चीज अलग अलग हो रही है, यहां तक तो दोनों सेम है, इसके आगे जाकर के चीजें अलग अलग हो रही है। अब आगे जाकर के भी जो है ना, उसमें भी आप देखोगे कि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, न्यूमरेटर की वजह से चीजें अलग अलग हो रही है। न्यूमरेटर में भी रूट भी है, तो केवल जो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन है ना, इससे चीजें अलग अलग हो रही है। और नेगेटिव पॉजिटिव साइन है किसके आगे, नेगेटिव पॉजिटिव साइन है इस न्यूमरेटर के आगे। और न्यूमरेटर में भी अगर आप देखोगे तो रूट तो दोनों में ही है, तो यानी कि जो अंदर की क्वांटिटी है वो मेन चीज है, कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो सारी की सारी कहानी है वो इसी पे डिपेंड कर रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो पूरे के पूरे इस पे डिपेंड करेंगे। क्यों डिपेंड करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों तो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स की हमने बात करी थी फर्स्ट चैप्टर में, उसको जरूर देख लेना, ये मैं बोलूंगा। बाकी चीजें देखो या मत देखो, रियल नंबर जरूर देख लेना अगर किसी को नहीं पता है तो उसके बारे में, ठीक है। स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ रियल नंबर्स के बारे में भी। रियल नंबर्स का सीन ये होता है कि देखो सारे नंबर्स रियल होते हैं, जस्ट अगर रूट में कुछ नेगेटिव आ जाए या डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, आप अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि ये रियल नहीं है, बाकी सब रियल है। रूट में कुछ नेगेटिव आ जाए तो वो नॉन रियल है। अगर नेगेटिव नंबर के बाहर मतलब पूरा रूट वाला नंबर ही नेगेटिव होना, तो वो रियल है। अभी ये रियल है बट ये नॉन रियल है, राइट। ये नॉन रियल है, ये रियल है। इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये रियल और इमेजिनरी में एक मेन डिफरेंस आप समझ सकते हो। और ये भी जो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, ये भी फॉर्म नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ना, ये तो हमारा हमेशा रियल ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ ना तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है ना हमारा रूट है। अब आप बोलोगे डिनोमिनेटर में जीरो की नहीं है, अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं एक बात बताता हूँ। जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मैंने तभी बता दिया था कि ए कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। इसलिए ए तो जीरो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब पहली जो टर्म है ये तो हमेशा रियल ही रहेगी। अब अगर ये इसका जो नेचर है कि ये रियल होगा इमेजिनरी होगा कैसा होगा, ये सब इसी पे डिपेंड करता है सेकंड टर्म पे, क्योंकि यहाँ रूट आ गया है ना। और वैसे भी नीचे वाला पार्ट तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं देगा, यानी कि जीरो तो 2a भी नहीं हो सकता। यानी कि अब जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो इसी की वजह से हो सकती है। तो अब इसी की बात कर लेते हैं कि इसका क्या सीन है। तो देखो एक चीज है, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, बाय चांस अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होता है, इसकी वैल्यू जीरो हुई तो ये पूरा का पूरा जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, देखो पहले मैं इसको वापस साफ सुथरा बना देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सेकंड पार्ट है ना हमारा, ये जीरो हो जाएगा। और सेकंड पार्ट जीरो हुआ तो आपको पता है फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है दोनों में। इसका मतलब रूट्स जो होंगे ना इसके, वो दोनों के दोनों इसी के बराबर आ जाएंगे, फर्स्ट पार्ट के बराबर। और रूट्स हमारे फर्स्ट पार्ट के इक्वल आ गए, इसका मतलब रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे, सेम होंगे, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है।
अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा होता है, जीरो से छोटे का मतलब नेगेटिव नंबर होता है, तो अभी मैंने बताया रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी होता है, राइट, इमेजिनरी रूट्स। अभी मैंने बताया कि रूट में कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है, वो नॉन रियल होता है। एंड तीसरी बात करते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक पॉजिटिव नंबर होता है यानी कि जीरो से बड़ा होता है तो क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि पहली चीज तो रूट के अंदर कुछ भी अगर पॉजिटिव है या नॉन जीरो है बेसिकली, सॉरी, नॉन नेगेटिव है, रूट के अंदर अगर कुछ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो रियल ही होती है। तो रूट्स रियल होंगे, डेफिनेटली रियल होंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे क्योंकि देखो ये जो क्वांटिटी है ना इसके साथ कुछ तो ऐड हो रहा है ना। अब कुछ भी ऐड होगा और कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो वो अलग अलग वैल्यूज ही देंगे। अगर मैं किसी भी नंबर के साथ एक सेम नंबर को ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं तो दोनों बार अलग अलग ही चीज आएगी ना, एक्सेप्ट जीरो। अगर जीरो है वो नंबर तो सेम ही आएगा, मतलब अगर मैं फाइव में जीरो सब्ट्रैक्ट करूं, फाइव में जीरो ऐड करूं, तब तो फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दोनों टाइम वैल्यू अलग अलग आएगी, राइट। सो ये चीज है कि रियल होंगे रूट्स, और इसके अलावा दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे, राइट। तो ये इस तरह से हम चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स को, नेचर ऑफ जीरोस को, मतलब हाँ नेचर ऑफ रूट्स को, ठीक है। नाउ लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब वही एक इक्वेशन ले लेते हैं अच्छी सी। अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट्स रूट्स क्या, पहले इसका नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे फिर इसके रूट्स निकालेंगे जिससे दोनों ही चीजें क्लियर हो जाए। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स की वैल्यूज। If they are real, find their values. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसी पे डिपेंड करता है रूट्स कैसे होंगे। तो बी स्क्वायर, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली। ए तो हमारा क्या हो गया रूट टू, बी हमारा क्या हो गया थ्री, सी हमारा क्या हो गया ये, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना हो जाएगा रूट टू, और सी कितना हो जाएगा। तो ये हो गया नाइन माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय, देखो रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू होता है टू, और फोर में से सॉरी, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एट। सो नाइन माइनस एट, दैट इज वन। यानी कि जीरो से बड़ी क्वांटिटी आ गई, इसका क्या मतलब होता है, जीरो से बड़ी क्वांटिटी आ गई इसका मतलब कि ये हमारा रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकलेंगे कैसे। माइनस बी प्लस माइनस, एक मिनट, एक्स की यहाँ दो वैल्यूज आएगी। एक तो होगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन, अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है थ्री, वो भी नेगेटिव थ्री होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है फॉर्मूला में। अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए सी क्या है, ए और सी दोनों रूट टू। ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है ना इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वन एस की वैल्यू है ना, तो हम डायरेक्ट ही रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इट विल बी माइनस थ्री प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट। अब एक बार तो उसको लेंगे माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट, एक बार लेंगे माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट। अब इस वाले केस में तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर अपॉन टू रूट टू, ये कट गया दो बार में, और दो को रूट टू से डिवाइड करते हैं तो रूट टू ही आ जाता है। एक तो ये वैल्यू आ गई,
दूसरी बार आ रहा है -2/2 ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास -1/√2 रह जाएगा। और -1/√2 के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको आप डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर दो। डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना होता है ताकि वो सही लगे, हैंडसम लगे हमारी फ्रैक्शन, है ना। तो इट विल बी √2/2, ठीक है। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ये हमने जस्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करी है इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट्स के बाद हम जो इसके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अप टू दिस पॉइंट एंड हैव अ ग्रेट डे, गुड इवनिंग, बाय।